यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द न्यू लक्ष्य एकेडमी। और लक्ष्य एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। तो भाई न्यू लक्ष्य एकेडमी वालों ने CUET के लिए जो है कोर्स लॉन्च कर दिया है। खुशखबरी है सभी लोगों के लिए, CUET का कोर्स आ चुका है। जो भी बच्चे अब 12th पास करेंगे इस साल, जो भी बच्चे 12th पास करेंगे उन लोगों के लिए, सभी के लिए खुशखबरी है कि भाई आपका जो न्यू लक्ष्य एकेडमी इंस्टीट्यूशन है जिस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, उन्होंने क्या कर दिया है, कोर्स लॉन्च कर दिया है। और अब फटाफट से आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग जल्द से जल्द इस कोर्स को जो है ज्वाइन करते हो। तो CUT का कोर्स हम लोगों ने क्या कर दिया, अपना रिलीज कर दिया है। ये आप लोगों को ऐप पे मिलेगा। और आज जो है हम लोग आपको CUT के बारे में बताएंगे कि CUT में कितने नंबर का पेपर होता है, क्या क्या सिलेबस रहेगा। इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी, मैं आपका अपना टीचर आदित्य, मेरी जो है इंग्लिश की बिल्कुल आप लोगों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी पढ़ाने की नहीं, पास कराने की जिम्मेदारी है। इसी वजह से न्यू लक्ष्य एकेडमी जाना जाता है और जाना जाएगा, ये बात याद रखना। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर आप किस हैसियत से पढ़ा रहे हो, तो भाई मैं KVS PGT क्वालिफाइड हूं। KVS PGT क्वालिफाइड हूं, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर। आई एम बैचलर्स इन इंग्लिश, मास्टर्स इन इंग्लिश, B.Ed इन इंग्लिश। डिड यू गेट दिस पॉइंट? तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं कि भाई हम CUT के बारे में। इसके अलावा न्यू लक्ष्य एकेडमी SSC की कोचिंग भी कराता है। DSSB के भी बहुत सारे एग्जाम्स निकले हुए हैं, टीचिंग के, नॉन टीचिंग के, उन सभी की तैयारी भी न्यू लक्ष्य एकेडमी पे कराई जाती है। CTET का रिजल्ट हमेशा CUT का लक्ष्य एकेडमी का 100% रहा है, हमेशा 100% रिजल्ट रहा है। चलो फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि CUT में हमारा क्या क्या सिलेबस रहेगा और हम लोगों को कैसे कैसे तैयारी करनी है। चलो आ जाओ भाई फटाफट, मैं आप लोगों को बताता हूं इंग्लिश का क्या क्या सिलेबस रहेगा आज आप लोगों का। एक मिनट रुकिए भाई, और यहां से करते हैं, ठीक है। चलो आ गया। अब हमारा CUT का क्या क्या सिलेबस रहेगा भाई, फटाफट देखते हैं। CUET, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा ये एग्जाम किन लोगों के लिए कंपलसरी है। ये उन बच्चों के लिए कंपलसरी है जो अभी 12th पास करेंगे। क्या करेंगे? 12th पास करेंगे। जैसे ही मेरे भाई आप लोग 12th पास करोगे, तो 12th पास करने के बाद आप लोगों के पास रास्ता रहेगा कॉलेजेस का। कहां का रास्ता रहेगा? कॉलेजेस का। अब आप कॉलेज जाओगे तो भाई पहले वाली फ्रॉडपन नहीं रहा। अब जैसे पहले होता था ना, पहले के जमानों में, आज से 20 साल पहले, फ्रॉडपन, कोई भी गया सब कॉलेज चले गए भाई, जिसके अच्छे नंबर है बुरे नंबर है सब कॉलेज चले गए। तो पर अब वैसा नहीं है, सरकार ने पैटर्न चेंज कर दिया है। और अब पैटर्न क्या ला दिया है सरकार ने, कि भाई अगर आप 12th क्लास पास करोगे उसके बाद आप लोगों को एक CUT का एग्जाम देना होगा। कौन सा एग्जाम देना होगा? CUET का। बहुत बार बच्चे मुझसे कहते हैं सर CUT का एग्जाम सही है या गलत है। मैं कहता हूं भाई बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मान के चलो आप 12th स्टैंडर्ड में हो और 12th स्टैंडर्ड में आप अपना एग्जाम दे के निकले, हो सकता है बहुत अच्छे और किसी वजह से आप अपने 12वीं में अच्छे नंबर गेट नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? अच्छे नंबर गेट नहीं कर पाए। या फिर कोई बच्चा फ्रॉड है, उस बच्चे ने क्या किया, चीटिंग से 90% या 98% नंबर ले आया और उसके बाद उसका तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। और आप बहुत अच्छे बच्चे थे, उसके बावजूद अगर आपके साथ कोई ऐसी परिस्थिति रही कि आपके नंबर 2-4% कम रह गए, उसकी वजह से आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, तो सरकार ने क्या किया इस बात को लेके कि भाई हम लोग क्या करते हैं, सभी बच्चों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। और उस इक्वल अपॉर्चुनिटी में सरकार ने क्या रख दिया? CUT का एग्जाम रख दिया भाई, कि भाई CUT का एक एग्जाम रखते हैं। और जो बच्चा इस एग्जाम को क्रैक करेगा और जो बच्चा इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करेगा, जो बच्चे टॉप होंगे, टॉप क्रीम लेयर होगी, उन बच्चों को हम लोग जो है क्या करेंगे, कॉलेजेस ऑफर करेंगे। तो क्या अब बताओ आप लोगों को समझ में आया कि भाई जो क्रीम लेयर्ड बच्चे हैं वो अगर एक कॉलेज में जाएंगे तो उससे कॉलेज का भी नाम रोशन होगा, बच्चों को भी अच्छी स्टडीज मिलेगी, एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा। तो अब आप बताओ कि CUT का एग्जाम अच्छा हुआ या बुरा हुआ? तो मैं कहता हूं कि CUT का एग्जाम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और अब हम लोगों को जो है न्यू लक्ष्य एकेडमी के साथ जुड़ के CUET के एग्जाम की तैयारी करनी है। और बहुत जबरदस्त तैयारी, सिर्फ तैयारी ही नहीं करनी, हमें दिल्ली के टॉप कॉलेजेस में एंट्री मारनी है। चलो इसमें देखते हैं कि CUET में अगर मैं बात करूं इंग्लिश के सिलेबस की, किसकी बात करूं मेरे भाई? इंग्लिश के सिलेबस की। इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा, कैसा कैसे इंग्लिश का सिलेबस होने वाला है, मैं आप लोगों को बताऊं। इंग्लिश का सिलेबस बिल्कुल लड्डू सिलेबस है, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल लड्डू सिलेबस, वो सिलेबस है इंग्लिश का सिलेबस CUET का। क्योंकि जो चीजें आपने 6 to 12th पढ़ी हैं, 1st to 12th पढ़ी हैं, उन्हीं में से बहुत छोटी छोटी बातें आप लोगों से पूछी जाने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो ग्रामर। क्या आप लोगों ने ग्रामर नहीं पढ़ी? आप कहोगे सर हाँ ग्रामर तो हम लोगों ने पढ़ी है। ग्रामर क्या आप लोगों ने पढ़ी? आप बोलोगे हाँ सर ग्रामर पढ़ी है। ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़े हैं? सर टेंस पढ़ा हुआ है, टेंस आएंगे, ठीक है। इसके अलावा सर क्या आएंगे, इसी के साथ आ जाएंगे मिक्स सेंटेंसेस आ जाएंगे। कौन से आएंगे आप लोगों के? मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस आ गए आप लोगों के, मिक्स या कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंसेस आप लोगों के जुड़ गए। इसी में अगर हम आगे बात करें तो हमारे साथ हमारे पास क्या आएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या आएंगे भाई?
एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आएंगे, पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस आएंगे। इससे अगला टॉपिक अगर हम बात करें तो क्या आएगी, नरेशन आएगी, जिसे हम लोग क्या भी बोलते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। अगर हम इससे आगे बात करें तो और क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं सर, एक टॉपिक आएगा आप लोगों का प्रेपोजिशन का, किसका आएगा भाई, प्रेपोजिशन का टॉपिक आएगा। एक टॉपिक आएगा आप लोगों का भाई कंजंक्शन का, किसका टॉपिक आएगा, कंजंक्शन का टॉपिक आएगा। इसके अलावा आपके टॉपिक आएंगे एडजेक्टिव का टॉपिक आएगा। इसके अलावा एक टॉपिक आएगा आपका एडवर्ब का। इसके नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें, तो हमारा टॉपिक क्या क्या रह जाएगा, एक आर्टिकल का टॉपिक आएगा, है ना। इसके अलावा अगर हम कोई बात करें टॉपिक्स के बारे में तो मॉडल वर्ब, है ना, मॉडल वर्ब का टॉपिक। अगर हम मॉडल वर्ब बोल लो या फिर आप बोल सकते हो कि सर वर्ब का टॉपिक आएगा, किसका टॉपिक आएगा, वर्ब का टॉपिक आएगा। तो मतलब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपके, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, आर्टिकल्स हैं, नाउन आएंगे, प्रोनाउंस आएंगे, नाउन का टॉपिक आ जाएगा आपका, प्रोनाउन का टॉपिक आ जाएगा, नाउन का, प्रोनाउन का, आर्टिकल का, एडजेक्टिव का, आर्टिकल्स, वर्ब का टॉपिक आ गया, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंसेस, वॉइस, नरेशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके ग्रामर में पूछे जाएंगे। अब बच्चे को लगेगा सर इतने सारे टॉपिक्स हम कैसे कवर करेंगे। भाई इतने सारे टॉपिक्स का मतलब ये नहीं है कि आपका एक एक टॉपिक में से 20-20 सवाल आएंगे, नहीं मेरे भाई, एक एक टॉपिक में से एक एक दो दो सवाल आएंगे। अगर मान के चलो टेंस है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमने यहाँ पे कितने बार टॉपिक लिखे, 9 10 11 12 टॉपिक लिखे, तो इसका मतलब कितने सवाल बने, हार्डली 15 सवाल बने। किसी टॉपिक में से हो सकता है 2 सवाल आ जाए और किसी किसी टॉपिक में से हो सकता है एक ही सवाल आए। तो आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना कि अगर मान लो भाई आर्टिकल है तो आर्टिकल पे 10 सवाल आएंगे, नहीं मेरे भाई, हर एक जो है टॉपिक से एक एक दो दो सवाल उठाया जाएगा। कैसे सवाल उठाए जाते हैं, अब बातें आती हैं कि भाई कैसे कैसे सवाल आप लोगों के सामने उठाए जाएंगे। देखो सबसे पहले आप लोगों को इस चीज के समझने की जरूरत है मेरे भाई, आपके सामने जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, किसका पेपर होगा, इंग्लिश जो लैंग्वेज का आपका पेपर होगा, उस लैंग्वेज के पेपर में आपके सामने कितने क्वेश्चंस होंगे। सबसे बढ़िया बात पता है क्या होगी, इस लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के जो पेपर में आपके सामने 50 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे। और खुशखबरी की बात बताऊं, क्या आप कहोगे सर क्या खुशखबरी है, भाई 50 क्वेश्चंस होंगे पर आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, अटेम्प्ट आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब तो पेपर और ज्यादा आसान हो गया भाई। 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, 10 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं। उन 10 क्वेश्चन, क्या आप हमको एक बात बताओ, अगर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छोड़ना होता तो हो सकता है मुश्किल बन जाता पेपर, पर 50 में से 10 क्वेश्चन तो छोड़ने ही है। इसका मतलब हो सकता है अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो हम यहां पर भी अपनी बाजी जीत कर ले जाएंगे। हमें 50 में से सिर्फ कितने क्वेश्चन करने हैं, 40 करने हैं। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, अब देखो मेरे भाई, एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो होगा हमारा, पर क्वेश्चन हमारा होगा मेरे भाई 5 नंबर का। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का। एक क्वेश्चन करोगे तो 5 नंबर। मान के चलो कोई आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक आ गया, ए एंड द आर्टिकल्स में से, आपने उसमें ए एन या द कोई फिल चीज करनी थी, कोई फिल इन द ब्लैंक्स आपने फिल किया और तुरंत आपने जो है 5 नंबर गेट कर लिए। और अगर आपका वो क्वेश्चन गलत होता है तो फिर आपका नेगेटिव मार्किंग क्या लगती है, नेगेटिव मार्किंग क्या लगती है, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है इसके अंदर, नेगेटिव मार्किंग होती है -1। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो जो क्वेश्चन गलत हुआ वो तो हो ही गया, परंतु उसके साथ साथ आपका एक नंबर और जाएगा। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज है भाई, 1/5 नेगेटिव मार्किंग। कैसी नेगेटिव मार्किंग, 1/5 नेगेटिव मार्किंग। अदरवाइज अगर आप एसएससी DSSB अदर एग्जाम्स दोगे तो उसमें तो 1/2 1/4 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। आजकल तो सरकार 1/3 नेगेटिव मार्किंग कराती है, यहाँ पे तो आपके सामने 1/5 की नेगेटिव मार्किंग है। कितना लड्डू, कितना आसान क्वेश्चन पेपर बना रही है सरकार, और सिर्फ किस लिए, आप लोगों की भलाई के लिए। तो हमने सीखा कौन कौन से टॉपिक इसमें बनेंगे हम लोगों के सामने, ग्रामर से कौन कौन से टॉपिक उठेंगे, टेंस का उठेगा, मिक्स सेंटेंसेस का उठेगा, एक्टिव पैसिव को वॉइस का टॉपिक उठेगा, नरेशन का, प्रेपोजिशन का, कंजंक्शन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। अभी यही नहीं कि मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, इसके अलावा मैं आप लोगों को अभी आगे जाके एक पेपर भी दिखाऊंगा जो पिछले साल आप लोगों का पेपर हुआ था। पर इससे पहले आगे देखते हैं कि और क्या क्या टॉपिक आएंगे। सर ये तो हो गई ग्रामर की बात, और भी तो टॉपिक बनते होंगे। हाँ भाई बिल्कुल बनेंगे भाई, वोकैब से टॉपिक बनेगा, है ना। वोकैब, वोकैब भी अपने आप में एक टॉपिक है। अब वोकैब भी क्या अपने आप में एक टॉपिक है, वोकैब से भी क्वेश्चन आएंगे। वोकैब से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, अब बच्चे पूछेंगे सर वोकैब से कैसे क्वेश्चन आएंगे, भाई सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पूछ लिया जाएगा आपसे, एंटोनिम्स पूछ लिए जाएंगे, एंटोनिम्स। अब सिनोनिम एंटोनिम होते क्या है, सिनोनिम होता है जैसे आप लोगों ने सुना हो सेम वर्ड, कैसा होता है, उसका सेम मीनिंग बताना, नियरेस्ट मीनिंग बताना। और एंटोनिम क्या होता है भाई, ऑपोजिट मीनिंग बताना। एंटोनिम क्या होता है भाई, ऑपोजिट मीनिंग बताना।
जब हम किसी वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग पूछते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स। और जब हम किसी वर्ड का सेम मीनिंग पूछते हैं तो उसे क्या बोलते हैं भाई, सिनोनिम्स। ये बात याद रखना, सेम मीनिंग के लिए सिनोनिम पूछे जाते हैं, और अगर हमें ऑपोजिट मीनिंग बताया पूछा जाए तो उसे क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा और क्या पूछा जाएगा भाई, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। क्या पूछे जाएंगे भाई, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जो आप लोग बचपन में करते थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे मैं कहूं जो इंसान, जैसे मैं एक इसका एग्जांपल दूं, मैं कहूं हु कंपाइल्स डिक्शनरी, हु कंपाइल्स डिक्शनरी, उसे कौन क्या बोलते हैं जो डिक्शनरी कंपाइल करता है। मान लो ऐसा ही लिख दिया, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, डिक्शनरी लिखता है, डिक्शनरी बनाता है, उसे क्या कहते हैं, तो भाई उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। आपके सामने ऐसे ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, आपके सामने ऐसे करके ऑप्शंस होंगे। जैसे मान के चलो एक में दे दिया उसमें स्कल्प्टर, है ना, एक ऑप्शन में दे दिया भाई, क्या दे दिया, स्कल्प्टर। एक में दे दिया लेक्सिकोग्राफर, एक ऑप्शन में दे दिया कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर। एक ऑप्शन में दे दिया भाई तुम्हारा फिलेंथ्रोपिस्ट, ऐसे दे दिया मान लो फिलेंथ्रोपिस्ट। तो अब एक बात बताओ, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऐसे पूछा जाएगा। अब आपको पता है हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी बनाता है वो कौन होता है, लेक्सिकोग्राफर बनाता है। आपने टिक किया, आप आगे बढ़ गए, 5 नंबर आपके पास आ गए। इससे आसान, इससे सस्ता पेपर क्या बनाए भाई सरकार, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा क्या पूछा जाएगा आप लोगों से, इसके अलावा आपसे होमोनिम्स पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं, होमोनिम्स। जैसे जो दो शब्द एक जैसे होते हैं, उनके मीनिंग्स होते हैं, वो वाले होमोनिम्स पूछे जा सकते हैं, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटीनोम्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है भाई, ईडियम्स पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं, ईडियम्स पूछे जा सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले ईडियम का, मैं कहूं, जैसे मैं कहूं कैट्स एंड रेन, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, व्हाट इट मींस, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, व्हाट इट मींस। इसका मतलब हुआ कि भाई कुत्ते बिल्ली बारिश, इसका मतलब कुत्ते बिल्ली बारिश नहीं हुआ भाई, एक ईडियम रह गया। ये क्या हुआ, एक ईडियम। इसी को लेके तुम्हें 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, भाई इसका ऑप्शन नंबर बताओ क्या होता है। फिर आपके सामने जब ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको कहेंगे कि फाइट, फाइट बिटवीन, फाइट बिटवीन कैट एंड डॉग, या फिर बोल दिया जाएगा कैट एंड डॉग, या फिर बोल दिया जाएगा हैवी रेन, सॉरी रेन हैवीली, रेन, रेन हैवीली, और 2 ऑप्शन कोई और बना दिए जाएंगे। तो अब हम लोगों को यहां से देखना है भाई, एडीएम पूछा गया रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो हम अपना आंसर दे देंगे रेनिंग हैवीली, कि भारी बारिश होना। तो इस तरीके से आपसे क्या पूछे जाएंगे, इडियम्स पूछे जाएंगे। तो अभी मैंने वोकैब में आप लोगों को क्या क्या बातें बताई, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाएंगे, होमोनिम्स आगे और इडियम्स आगे, है ना। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात और क्या पूछी जाएगी सर, और भी चीजें पूछी जाएंगी, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे आप लोग 6 to 12 फिल इन द ब्लैंक्स करते तो आए हो, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। उसमें हो सकता है कोई प्रेपोजिशन का एरर दे रखा हो, या हो सकता है उसमें कहीं आर्टिकल फिल करना हो। जैसे मैं बोलूं आप लोगों के सामने, मैंने कहा यहाँ पे मैंने लिख दिया जॉन, मैंने कहा जॉन प्रेफर्स, जॉन प्रेफर्स टी डैश कॉफी, ऐसे दे दिया। ये प्रेपोजिशन का एरर बन गया। तो यहाँ पे टू आएगा, एट आएगा, इन आएगा, टू, एट, इन, नेक्स्ट, क्या आएगा, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग बताओगे सर टू आएगा, है ना, प्रेफर के बाद क्या आता है हमेशा, टू। तो इस तरीके से आप लोगों से जो क्या पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे जाएंगे। अब हमने क्या क्या बातें पढ़ी, देखो पीछे देखना, और भी चीजें पूछी जाएंगी, पर मैं रिवाइज कराता चलता हूँ। इंग्लिश में 50 नंबर का पेपर होगा, 40 क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चन कितने आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे 50, अटेम्प्ट कितने करने हैं, 40। हर एक क्वेश्चन कितने का होगा, 5 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1। हमने क्या क्या पढ़ा, हमारे पास ग्रामर के टॉपिक आएंगे, बाद में हमने पढ़ा भाई वो कैब के टॉपिक्स आएंगे। इससे अगला एक और टॉपिक रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गजब का टॉपिक, जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, जो कम से कम 10 नंबर का आएगा आप लोगों के पास, जिसे आप बोलते हो कॉम्प्रीहेंशन। क्या बोलते हो भाई, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, अब कुछ बच्चों को लगेगा सर कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है। भाई कॉम्प्रीहेंशन पैसेज नहीं पढ़े आप लोगों ने, आपको 10वीं 11वीं 12वीं से 6ठी 7वीं क्लास से ही तो आप लोगों को सरकार, या आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो, आपको हर एक पेपर में, यूनिट टेस्ट में, मंडे टेस्ट में, और जो आपके SA1 FA1 SA2 जितने भी आपके आज तक एग्जाम्स हुए हैं, सबसे पहले क्या लिखा होता है उसमें, कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज होता है ना। पैसेज के ऊपर बेस्ड क्या होती है, आप लोगों के सामने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वही क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को देना होता है। तो यही क्या आएगा आप लोगों के सामने, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी आएगा, ये याद रखना। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में कितने तरीके के पैसेज आएंगे, एक आएगा लिटरेरी पैसेज, या तो आ सकता है कोई लिटरेरी पैसेज, डिस्कस करेंगे भाई होता क्या है।
लिटरेरी पैसेज, या फिर क्या आ सकता है कोई फैक्चुअल पैसेज, क्या आ सकता है कोई फैक्चुअल पैसेज, या फिर क्या आ सकता है लिटरेरी पैसेज या फैक्चुअल पैसेज, या फिर क्या आ सकता है कोई नरेटिव पैसेज, क्या आ सकता है भाई नरेटिव पैसेज। अब आप देखो कि तीनों पैसेज में इनका मतलब क्या है। सर मतलब क्या है इनका, इनका मतलब है लिटरेरी पैसेज, फैक्चुअल पैसेज और नरेटिव पैसेज। जो पहले सबसे आसान है उसको देखते हैं। फैक्चुअल पैसेज सबसे आसान होता है। फैक्चुअल पैसेज का मतलब क्या है, जब किसी पैसेज में किसी फैक्ट के ऊपर बात की गई हो, जब किसी पैसेज में किसी किसके ऊपर बात की गई हो, सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात की गई हो, कोई स्टोरी उठाई जो सच्ची घटनाओं पे आधारित स्टोरी थी, जिसमें पूरे फैक्ट्स की बात की गई है, तो वैसे पैसेजेस कैसे रहेंगे, फैक्चुअल पैसेज। ठीक है। दूसरी बात आ गई नरेटिव पैसेज। नरेटिव पैसेज कैसे होते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, कुछ कुछ टीचर्स भी बच्चों को डिमोटिवेट कर देते हैं कि भाई नाम बदल गया तो उस बच्चों को बता देते हैं ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, पर मैं आप लोगों को बताऊं, चाहे वो लिटरेरी पैसेज हो, चाहे फैक्चुअल हो, चाहे नरेटिव हो, तीनों को सोल्व करने का तरीका भी एक होता है, तीनों के आंसर्स भी एक जैसे बनते हैं, कोई इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। अगर जो जिस बच्चे को रीडिंग बहुत अच्छे से आती है, ना उसके लिए लिटरेरी अलग है, ना उसके लिए फैक्चुअल अलग है, और ना उसके लिए नरेटिव अलग है। अगर आप पढ़ते हो लगातार, मैं पढ़ाऊंगा जब, तो आपको पता लगेगा थ्रू आउट द कोर्सेज कि सर लिटरेरी फैक्चुअल नरेटिव की तो ऐसी ही हवाबाजी बना रखी है, इसमें तो कुछ बात है ही नहीं, सेम ही तो चीजें हैं। इंग्लिश है, सिर्फ इंग्लिश का एक पैसेज दिया 8-10 लाइनों का, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए, इसमें क्या करेगा। तो नरेटिव पैसेज कैसे होते हैं भाई, नरेटिव पैसेज होते हैं जहां पे कोई नरेटर, जहां पे कोई राइटर या तो कोई ऑटोबायोग्राफी लिख दे या बायोग्राफी लिख दे, या फिर वो अपनी लाइफ के पास्ट किसी इंसिडेंट को नरेट कर रहा हो। जब हम किसी कहानी को नरेट करते हैं उसे ही बोलते हैं नरेटिव पैसेज, चाहे वो फिक्शनल भी हो सकती है और नॉन फिक्शनल भी हो सकती है। लिटरेरी पैसेज कैसे होते हैं, अब आगे लिटरेरी पैसेज की बात। लिटरेरी पैसेज होते हैं जैसे मान के चलो आपने कोई नॉवल पढ़ा, मान के चलो आपने क्या पढ़ा, कोई नॉवल पढ़ा, उस नॉवल में से कोई पैसेज उठा लिया, उस नॉवल में से क्या कर लिया, कोई पैसेज उठा लिया, जिसे आप लोग स्कूल टाइम में एक्सरप्ट बोलते थे। याद करो, जिसे आप स्कूल टाइम में क्या बोलते थे, एक एक्सर्प्ट बोलते थे। एक्सर्प्ट क्या होता था, आपके मान के चलो आपके आपके पास कोई चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है, और उस चैप्टर नंबर 10 में जैसे 12th वाले बच्चे हैं अभी हाल फिलहाल में पास होके आएंगे, तो उनके पास एक चैप्टर आता है रेड ट्रैप, द रेड ट्रैप। उनके जो है मेरे हिसाब से फ्लेमिंगो की किताब में उनके पास एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 रेड ट्रैप। अभी वो चैप्टर है 5-7 पेज का, है या नहीं है, आप बोलोगे हाँ सर वो रेड ट्रैप का चैप्टर है, परंतु उसमें से हम हो सकता है एक पैराग्राफ काट लें, एक पैराग्राफ काट ले और उस पैराग्राफ को आपके पेपर में छाप दें, ये हुआ एक्सरप्ट। ये क्या हुआ, एक्सरप्ट। और इसी को बोलते हैं लिटरेरी पैसेज, इसी को क्या बोलते हैं, लिटरेरी पैसेज। तो बताओ इसमें कौन सी अलग बात है, ये हुआ लिटरेरी पैसेज। फैक्चुअल पैसेज जो सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड हो, और नरेटिव पैसेज हो गया जो आप लोगों को कोई नरेटर है वो नरेट कर रहा है तो अपने पास्ट इवेंट्स को या किसी कहानी को, फिक्शनल हो या नॉन फिक्शनल को, नरेट कर रहा है। तो ये सारा जो है पैटर्न आप लोगों का रहेगा कि क्या क्या चीजें आप लोगों के एग्जाम में आनी है। मैं दोबारा आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, मैंने क्या बताया सबसे पहले आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बातें की हैं यहाँ पर कि सीयूटी का एग्जाम होगा, वो बच्चे एग्जाम देंगे जो 12th पास करेंगे और फटाफट से एग्जाम देने जाएंगे। एग्जाम का इसका एनटीए कंडक्ट करता है, इस एग्जाम को सबसे बड़ी बात है एनटीए कंडक्ट करता है। सरकार ने एनटीए को दे रखा है। एनटीए है क्या सर, नेशनल टेस्ट एजेंसी। कौन सी एजेंसी है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो भारत सरकार की एजेंसी है नेशनल टेस्ट एजेंसी, वो करता है। इसका मतलब वो अच्छे एग्जाम लेगा और उसमें कोई भी फ्रॉडबाजी नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। बिल्कुल प्योर तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, बहुत आसान पेपर बनाता है और जल्द रिजल्ट देता है, और रिजल्ट में बिल्कुल भी जरा सी आज तक कभी एनटीए की गड़बड़ नहीं देखी गई, ये याद रखना। तो एनटीए एग्जाम लेता है, ये बहुत बढ़िया बात है आप लोगों के लिए, खुशखबरी वाली बात है। मैंने क्या कहा, क्रीमलेट बच्चे जाएंगे, सीयूटी का एग्जाम होगा और बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। हमारे इंग्लिश का सिलेबस कराने की जिम्मेदारी किसकी, आपके अपने आदित्य सर की जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग कोर्स में एडमिशन लोगे, पढ़ाऊंगा मैं, और उसके बाद थ्रू आउट द कोर्स मैं आपकी हेल्प करूंगा। मेरे भाई पेपर देने आप नहीं, मैं जाऊंगा पेपर देने आपके साथ। जब आप पेपर दे रहे होंगे ना, तो आपको एक एक पॉइंट वहां पे याद आएगा कि यार ये तो क्लास हमें पहले ही पढ़ा दिया गया था, क्योंकि मैं अब तक जितने पीछे 2-3 साल में पेपर हुए हैं वो सारे डिस्कस करने वाला हूं। उसके अलावा जो आप लोगों को टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उनके हर एक टॉपिक से कम 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा। 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे मैं कराऊंगा। उसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर है वो सोल्व कराऊंगा, और जो अगले पेपर आने की संभावनाएं हैं, जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो वोकैब बन सकती है, वो कराने की जिम्मेदारी भी मेरी है। आपका काम है सिर्फ लगातार पढ़ना, रोज का काम रोज करना और लगातार क्लास को देखना और पढ़ना। ग्रामर में क्या क्या टॉपिक रहेंगे पहले बता दिया, टेंस है, मिक्स सेंटेंसेस है, एक्टिव पैसिव रहेगा, नरेशन रहेगा, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एमसीक्यू बेस्ड जो तुम्हारा पेपर रहता है, अगर बच्चों के डाउट होते हैं सर पेपर कैसा आएगा, डिस्क्रिप्टिव आएगा या एमसीक्यू बेस्ड आएगा, तो मेरे भाई एमसीक्यू बेस्ड जो हमेशा पेपर रहता है आपको टिक मार्क करने होते हैं, ABCD ऑप्शन होता है कि जो ठीक है वो आप लोगों का माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे आर्टिकल्स का टॉपिक आएगा, मॉडल वर्ब का टॉपिक, नाउन प्रोनाउन का टॉपिक आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, 50 क्वेश्चन होंगे,
कम से कम आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 40। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे वो माना जाएगा, जो नहीं करोगे नहीं माना जाएगा। प्रेपोजिशन ये 5 क्वेश्चन का 1 नंबर और नेगेटिव मार्किंग का माइनस कटेगा 1। फिर मैंने वो बताया वोकैब आएंगी, ये तुम्हारा सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिम, इडियम्स वगैरह ये सारे आएंगे। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आप लोगों को बताया, और लास्ट में क्या बताया? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। चलो अब इतना ही नहीं, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि मैंने ये बातें सच बताई हैं या झूठ, क्योंकि होता है बहुत बार बच्चे नए हैं, हमें ना जानते हो, वो हमें पे विश्वास कैसे करेंगे? भाई विश्वास कराना पड़ेगा उन लोगों को, भाई उन्हें पिछला बार का पेपर दिखाते हैं। चलो उन बच्चों को भाई पिछली बार का पेपर दिखाते हैं कि पेपर होता कैसे, कैसे कैसे क्या क्या पेपर है। ये मैंने पीडीएफ बनाया है, और इस पीडीएफ में मैंने लिख भी दिया कि भाई हमारा जो सीयूटी का यूजी का जो एग्जाम होगा उसमें क्या क्या मामले रहेंगे। 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई, पेन हम ले लेते हैं यहाँ से, 1 सेकंड का समय दो। क्या क्या रहेगा भाई? सीयूटी यूजी का जो एग्जाम है, सीयूटी का जो यूटी एग्जाम है वो पैटर्न 2024 के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया। ये देखो भाई, कोई पुरानी बातें नहीं उठा रहा, 2024 का पैटर्न उठा रहा हूँ। कौन सा पैटर्न? 2024 का। ठीक है। देयर आर अ टोटल नंबर ऑफ 50 क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? देयर आर अ टोटल नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आएंगे, और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं मेरे भाई? सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ड्यूरेशन कितनी रहेगी? 45 मिनट की रहेगी। इसका मतलब 1 मिनट का 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात, अब आगे देखते हैं नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी। 1 नंबर का नेगेटिव कटेगा, और मार्क्स अलॉटमेंट पर क्वेश्चन कितना रहेगा? 5 नंबर का। टोटल मार्क्स कितने रहेंगे? मैंने एक एक बात आप लोगों की सुविधा के लिए लिखी है, एक एक बात। सीरियल नंबर, सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? इंग्लिश। अपना इंग्लिश का सब्जेक्ट, तो इंग्लिश की बात करेंगे भाई। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 40, 40 गुना 5 कितना होता है? 200। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, और यहाँ पे कितना आया? 200। 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 अटेम्प्ट करने हैं। चलो अब बात आगे देखते हैं। देखो ऐसे आपके सामने एक पैसेज आएगा, रीड द पैसेज। ऐसे आपके सामने एक पैसेज आएगा, देखो ध्यान से। ऐसे ऐसे पैसेज आएगा, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे देयर इज अ लवली स्टोरी ऑफ ए ट्री एंड अ लिटिल बॉय। यार एक बात बताओ, आप 12वीं क्लास के बच्चे हो, यहाँ पे ट्री की, पेड़ की, छोटे लिटिल बॉय की स्टोरीज आ रही हैं। ये स्टोरियां भी आपको बहुत मुश्किल लगती हैं क्या? क्या स्टोरी दी है यार? देयर इज अ लवली स्टोरी, एक बहुत लवली स्टोरी है, एक पेड़ की और एक छोटे बच्चे की। हु यूज्ड टू प्ले इन इट्स शेड, जो जो बच्चा उस जो पेड़ की छाव में खेला करता था। दे हैड बिकम फ्रेंड्स, वो बच्चा और पेड़ जो है दोस्त बन गए। वन डे, एक दिन, द बॉय सैट लर्निंग लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ द ट्री। एक दिन बच्चा जो है उस पेड़ के सहारे लग के बैठा हुआ था और रो रहा था। ही वाज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था। इतने छोटे छोटे सेंटेंस नहीं पढ़ पाओगे आप। ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू पेपर है बिल्कुल। ही वाज हंग्री, ईट माय फ्रूट, सेड द काइंड बेंडिंग डाउन वन ऑफ इट्स ब्रांचेस। ये छोटी छोटे तो तीसरी चौथी पांचवी पांचवी क्लास के बच्चे पढ़ के बता देंगे। तो बहुत आसान पैसेज आता है। ये सब जो है ना अदर इंस्टीट्यूशन वाले भाई पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई पता नहीं कैसा पैसेज आएगा, लिटरेरी पैसेज आएगा, फैक्चुअल पैसेज आएगा, अपनी हवाबाजी बनाने के लिए। मैं कहता हूँ कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, अगर आपको इंग्लिश पढ़नी आती है तो इंग्लिश वही रहेगी, ए फॉर एप्पल ही रहेगा, चाहे कहीं पे भी पढ़ लो, आप यहाँ पढ़ो चाहे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ो। ठीक है। ऐसे आपके सामने क्या आएगा? एक पैसेज आएगा, पैसेज के बेस पे आपको क्या आएगा? क्वेश्चन दिया होगा इस तरीके से भाई, द बॉय वाज क्राइंग। अब बच्चा क्यों रो रहा था, उसके आपको ऑप्शन मैच करने हैं, चूज द करेक्ट आंसर। ऐसे आप लोगों के सामने ऑप्शंस लगा रखे होंगे भाई, इसका ऑप्शन बताओ क्या बनेगा। नेक्स्ट देखो, इसके ऊपर कम से कम 5 क्वेश्चन रहेंगे। अब वो पैसेज वही है, पैसेज ये रहा, इस पे एक क्वेश्चन ये बन गया। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, एक क्वेश्चन फिर ये बन जाएगा, हाउ वर द ट्री एंड लिटिल बॉय रिलेटेड टू ईच अदर। क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 आंसर हैं, और बहुत आसान आसान लैंग्वेज में आता है। दो क्वेश्चन है ना, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और बन गया, 3 क्वेश्चन। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और ये बना दिया, 4 क्वेश्चन। कम से कम 5 क्वेश्चन तो रहते ही हैं एक पैसेज के ऊपर, और ये हो गया 5वां क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को दिखाई जाएंगे। इसके बाद आगे आप लोगों को ये जो है पैसेज का ही क्वेश्चन है, ये भी पैसेज का 7 क्वेश्चन बन गए। 8वां क्वेश्चन, मेरे हिसाब से 2 पैसेज आएंगे। ये हाँ, ये भी इसी का ही है, इसी वाले पैसेज के ऊपर 9 10 क्वेश्चन बना दिए इसने बंदे ने पैसेज के ऊपर। लो भाई, इसके अलावा एक और पैसेज दे दिया। फिर क्या आया? एक और पैसेज आ गया, अनहैप्पीनेस एंड डिसकंटेंट स्प्रिंग नॉट ओनली फ्रॉम पॉवर्टी। 10 नंबर का एक पैसेज है, 2 पैसेज दे रखे 10-10 नंबर के, तो एक छोड़ देना, एक सोल्व कर लेना। कितनी बड़ी बात है, एक छोड़ देना और एक सोल्व कर लेना। देखो ये आ गया। इसमें आगे दिखाऊं तो आप लोगों के पैसेज के अलावा मैं ग्रामर का सेक्शन अगर आप लोगों के सामने लेके आऊं भाई, पैसेज के अलावा, तो ये आ गया, ये आ गया आपका ग्रामर का सेक्शन। ग्रामर के सेक्शन में मैंने अभी आप लोगों को क्या कहा था, अब इसने क्या दे दिया यहाँ पे, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स व्हिच कैरीज द सेम रिलेशनशिप। हमें उन वर्ड्स का हमें उस वर्ड को छांटना है जो सेम रिलेशन दिखाना है। देखो, स्टेन, स्पॉटलेस, र्यून, रिपेयर, डिटेस्ट, डिस्पाइट, रिग्रेट, रिजॉइस, इसमें से कौन सा आंसर बनेगा वो आप लोगों को टिक करना है। वो क्या करना है आप लोगों को? टिक करना है। मान के चलो रिस्पेक्ट रिगार्ड वाला ऑप्शन है भाई, ठीक है, तो आपने टिक किया, आगे बढ़ गए। यही आएंगे आपके वोकैब वाले पार्ट में इस तरीके से।
क्या आना है, वो कैब वाले पार्ट में यही क्वेश्चंस बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, जैसे यहाँ पे आ गया से सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स व्हिच कैरीज द सेम रिलेशनशिप। सेम मीनिंग का मतलब क्या हुआ, सिनोनिम्स। अगर यहाँ पे ऑपोजिट पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम। तो डल, डल का जैसे यहाँ पे ब्राइट दे रखा है, डल का ब्राइट थोड़ी होता है, डल का मतलब होता है धीमा और ब्राइट होता है तेज रोशनी चमकदार, तो ये तो गलत है ऑप्शन। इस तरीके से आप लोगों को जो ऑप्शन गलत है वो हटा देने हैं, जो ऑप्शन करेक्ट है उस पर टिक करा के आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट देखो आप लोग भाई, नेक्स्ट आप लोगों के सामने एक एक बात आप लोगों को बताई जाएगी भाई। इसमें भी क्या बताना है, सेम मीनिंग बताना है। इसमें भी क्या बताना है, अगले उसमें हमें यहाँ पर अगर देखें हम, विच कैरीज द सेम रिलेशनशिप, इसमें भी सेम मीनिंग बताना, सिनोनिम्स आ गया। ये आ गया आप लोगों के क्या, जंबल सेंटेंसेस। जंबल वर्ड्स आप लोगों ने देखे थे जब आप बचपन में थे तो आपके सामने जंबल वर्ड्स आते थे। अब क्या आएंगे, जंबल सेंटेंस के। अगर आपके सामने 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें आपको लगाना है कि पहले नंबर पे कौन सा सेंटेंस आएगा, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा, और तीसरे नंबर पे कौन सा, और चौथे नंबर पे कौन सा सेंटेंस। इसे ही बोलते हैं PQRS। इसे आप PQRS भी बोल सकते हो, इसी को आप जो है रीअरेंजिंग सेंटेंस भी बोल सकते हो, कि सेंटेंस को रीअरेंज करना। इसी का नाम आप लोग जो है ये भी बोल सकते हो कि मेकिंग मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ग्रुप ऑफ वर्ड से। तो जैसे यहाँ पे 4 सेंटेंस दे दिए ABCD, तो DACB, BCAD, CABD, DCBA, कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, पहले किस सेंटेंस को टच करे, फिर किसको, फिर किसको, फिर किसको। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसी में भाई, आप लोगों के सामने एक और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ। देखो ये 2 क्वेश्चन दे दिए मीनिंगफुल वाले, एक और दे रखा है मीनिंगफुल वाला, PQRS बनाओ। इसके अलावा आपके सामने और आएंगे, सिमिलर मीनिंग बताओ। नरिश का मतलब बताओ, नरिश का मतलब क्या होता है, नर्चर होता है। लो भाई कितना आसान पूछ रखा है, नरिश का मतलब नर्चर। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको आएंगे, इस पे आपको टिक किया, आप आगे बढ़ जाओगे बस। और करना कुछ थोड़ी है, एग्जाम में, इसमें एग्जाम में पास होना बहुत बढ़िया है। जैसे इसमें आ गया विच इज सिमिलर मीनिंग टू द सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का सिमिलर मीनिंग बताओ। नेक्स्ट आपके लोगों के सामने क्या आ गया फिर, सेलेक्ट द वन विच इज सिमिलर मीनिंग, सिमिलर मीनिंग बताओ। लैमेंट मतलब होता है दुख, तो मोर्न मतलब यहाँ पे हो जाएगा कंसोल, सेलिब्रेट, कंप्लेन, मोर्न। मोर्न मतलब हो जाएगा दुख। नेक्स्ट आ गया करेक्टली स्पेल्ड, ये देख लो भाई, करेक्ट स्पेलिंग्स भी आएंगी। क्या आएगी, करेक्ट स्पेलिंग। जिन बच्चों की स्पेलिंग्स गड़बड़ रहती है, जो बच्चे स्पेलिंग को सोचते हैं कि यार स्पेलिंग्स में कौन पढ़े, हम क्यों पढ़े स्पेलिंग, अगर सर डिक्टेशन बोल रहे तो हम क्यों लिखे, तो भाई इसलिए लिखवाई जाती है डिक्टेशन। करेक्ट स्पेल वर्ड मतलब इसमें से आपको करेक्ट स्पेल वर्ड बताना है, जो स्पेलिंग करेक्ट है उसको बताओगे और आगे बढ़ जाओगे। डेट्रोइट करेक्ट स्पेलिंग। क्लिक करने में कितना टाइम लगता है एक बात बताओ, जब आपको पता है इतनी सी बात के 5 नंबर मिल रहे हैं यार, इतनी सी बात के 5 नंबर। और बताओ क्या करोगे भाई, इससे आसान क्या एग्जाम दे। और बताओ, इंग्लिश का एग्जाम सबसे आसान, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, निमोनिया की बतानी है स्पेलिंग, देख के करेक्ट कर देंगे भाई सर ये वाली करेक्ट है। समझे भाई कि कैसे कैसे आप लोगों का एग्जाम आना है। नेक्स्ट आ गया, अगर बात करूं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, फिर दोबारा इमरजेंसी की स्पेलिंग, ये बताना है इमरजेंसी, निमोनिया, डेट्रिएट, ये कैसे कैसे छोटे छोटे वर्ड्स आपसे पूछे गए हैं पिछली बार एग्जाम में। और ये मत सोचो सर पिछली बार बालों की तो किस्मत थी, आसान एग्जाम पूछा गया। किस्मत आपकी भी उनसे भी बेहतर है, क्योंकि एग्जाम हर बार ही ऐसा पूछा जाता है। ये फेल वही बच्चे होते हैं, या कम नंबर उन्हीं बच्चों के आते हैं जो पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल भी। अब भाई पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से क्या मामला बनेगा। नेक्स्ट आ गया, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ, बताओ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर आगे आप लोगों की ईडियम्स बताए थे मैंने कि ईडियम फ्रेजेस पूछे जाएंगे, जैसे टेक अ लीप इन द डार्क, टेक अ लीप इन द डार्क का मतलब बताओ। नेक्स्ट आ गया ये आ गया एक और इडियम, टू पुल वन सॉक्स अप, टू पुल वन सॉक्स अप का मतलब होता है किसी भी काम के लिए तैयार हो जाना। ये तो गलत हो गया, टू ट्राई समथिंग न्यू गलत, ये गलत, ये हो जाएगा इसका, किसी भी काम के लिए तैयार हो जाना, करने के लिए। रिक्राइंग एवरी 10 ईयर्स, ये भी इडियम है तुम्हारा। ये देखो फियर ऑफ वाटर इडियम है, कि वाटर के फियर को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया, ये सबको पता है भाई। देखो नेक्स्ट आ गया, चंदूज यूनिफॉर्म फिट्स हिम लाइक अ ग्लव। अच्छा अब एक पॉइंट ये रह गया आप लोगों के कि सर फिगर ऑफ स्पीच भी आएगी। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, जब आप लोग कभी भी पोएम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, पोएम पढ़ते थे इंग्लिश में। जैसे 12th वाले बच्चे जो भी हाल फिलहाल में पास होके आए हैं, तुम्हारे सामने एक पोएम आई थी, कौन सी, माई मदर एट 66, आई थी या नहीं आई थी, ये पोएम आपके सामने आई थी। तो उसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई थी, जैसे उसमें पूछा था कि वो लड़की बोलती है, माई मदर्स फेस, माई मदर्स फेस लाइक अ ऐश, लाइक ऐश, ऐसे बोला था उसने एक लाइन में। तो वैसे बोल देगा माई 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 मदर्स फेस लाइक ऐश, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो जब लाइक लगता है तो हमेशा सिमिली होती है, लाइक लगता है तो क्या होता है, सिमिली। एज या लाइक में सिमिली बनती है, ठीक है। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग दिखाते हैं तो उसे क्या बनते हैं, पर्सोनिफिकेशन बनती है। तो ये बातें आपको छोटी छोटी ध्यान देनी है। फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आप लोगों का काम है, और एग्जाम दे के सिलेक्शन लेना भी आप लोगों का काम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया आप लोगों का, जैसे फिगर ऑफ स्पीच आ गई, इसमें से भी टॉम एंड जेरी शेयर ए लवली हिट रिलेशनशिप, इसमें भी फिगर ऑफ स्पीच दे दी। तो ये आ गया फिगर ऑफ स्पीच बताओ, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। तो ये सारी चीजें आप लोगों को थ्रू आउट द कोर्सेज पढ़ाई जाएंगी।
ये ऑपोजिट मीनिंग आ गया। देखो अब तक आप लोग सोच रहे होंगे सर सेम मीनिंग आया जा रही है, ऑपोजिट का आपने बोल दिया कोर्स में और पेपर में ऑपोजिट मीनिंग है नहीं। भाई है, यहाँ पे जो बात बताई जाएगी सच बताई जाएगी या नहीं बताई जाएगी, इसीलिए लक्ष्य एकेडमी जाना जाता है। तो इसका ऑपोजिट मीनिंग बताना में स्ट्रिंजेंट का, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आप लोगों के सामने, फिर ऑपोजिट मीनिंग का क्वेश्चन आ गया। देखो यही आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, 50 क्वेश्चन आप लोगों के डन हो गए। इसी तरीके से आप लोगों का पेपर पूछा जाएगा। इसके अलावा कोई भी इस तरीके की बातें नहीं होंगी। मेरी बात सुनो ध्यान से। अभी से जैसे ही आप लोग एग्जाम से फ्री होते हो, तुरंत अपना फटाफट से कोर्स ज्वाइन कर लेना। पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। मात्र 1 महीने के अंदर हम लोग इतना कंप्लीट तरीके से कोर्स कराएंगे आप लोगों का। मेरे हिसाब से हर एक टीचर जो क्लास करेगा, इंग्लिश वाला टीचर इंग्लिश की क्लास करेंगे, मैथ्स वाले मैथ्स की करेंगे, जो साइंस वाले जो अदर टीचर्स होंगे, जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी क्लास करते चले जाएंगे। मैं अपना आप लोगों को इंग्लिश का बताऊं, अगर मेरे पास, मैं ज्यादा नहीं बोलता, अगर कोई बच्चा 1 महीना भी पढ़ गया ना मेरे भाई, 1 महीना, 1 मंथ पढ़ गया कोई बच्चा, मैं 100% कह रहा हूं, 100% कह रहा हूं ये बात, कि वो बच्चा पास होगा ही होगा। और पास नहीं होगा, वो पास होगा, मैं क्या बोलूं आप लोगों को, मैक्सिमम ग्रेड से पास होगा, मैक्सिमम मार्क्स के साथ पास होगा वो बच्चा, मैक्सिमम मार्क्स के साथ, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, लामपुर मोड़ नरेला से हम लोग जो है क्लासेस देते हैं। जिस बच्चे को ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना है ऑफलाइन ज्वाइन कर सकता है, ऑनलाइन ज्वाइन करना है भाई ऑनलाइन भी कोर्स ज्वाइन कर सकता है। दोनों तरीके से हम दोनों मोड में पढ़ाने के लिए तैयार है। यहीं पे रहेंगे, यहीं के रहने वाले हैं और यहीं पे पढ़ाएंगे, ठीक है, झूठ नहीं बोलेंगे, यहीं रहना है, यहीं पे पढ़ाएंगे। और बहुत बढ़िया तरीके से, अगर 1 महीना भी बच्चा पढ़ गया ना मेरे भाई, अच्छे से अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेके ही दम लेगा वो, ये मेरी जो है ना गारंटी है। अपनी जी जान लगा के पढ़ाएंगे, बाकी आप लोगों के हाथ में है कि आप कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो। इंग्लिश अगर जो बच्चा 1 मंथ भी पढ़ गया, उसके मैक्सिमम मार्क्स पक्के हैं, ये पक्के हैं, उसको ये लगा लेना। इतने प्रीवियस और सोल्व करवा दूंगा पर टॉपिक पे, जो आप लोगों को 100 क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे। और जो फ्यूचर में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो जो है गेस्ट पेपर जिन्हें आप लोग बोलते हैं, अज्यूमिंग क्वेश्चंस, वो सारे के सारे आप लोगों को करवाए जाएंगे। अब किसी भी बच्चे का मेरे को नहीं लगता कोई डाउट बचा हुआ कि सर कैसा एग्जाम आएगा, कैसा पेपर आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों ने सभी देख लिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। तो फटाफट से बिना देरी किए लक्ष्य एकेडमी के इस कोर्स को ज्वाइन करो। ये बहुत कम जो है प्राइस में कोर्स रखा गया है और आप सभी के फायदे के लिए रखा गया है मेरे भाई। कोर्स बेचने के लिए नहीं रखा गया, ये रखा गया कि हर एक बच्चे के पास, जो मिडिल क्लास फैमिली जो बच्चा पढ़ रहा है ना, हर एक बच्चे तक जो है वो अवेलेबिलिटी हो पढ़ने की, पढ़ाई की अवेलेबिलिटी के लिए जाना जाता है लक्ष्य एकेडमी। लक्ष्य एकेडमी सिर्फ पैसे कमाने के लिए जाना नहीं जाता, पढ़ाई की अवेलेबिलिटी हर घर तक पहुंचाना, हर उस बच्चे तक अवेलेबिलिटी करना जो बच्चा पढ़ना चाहता है। तो आज वाली क्लास में मैंने आप लोगों को सब बताया। फटाफट से कोर्स को ज्वाइन करते हैं और फिर अपनी क्लास नंबर 1 से लेके चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।